Hello everyone, I am Komal Shekhawat and I hope you all are doing good. So आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ What is dispute settlement understanding under the World Trade Organization. So please वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज वीडियो के एंड में मैं इंडिया का बहुत ही इंटरेस्टिंग केस एक्सप्लेन करूंगी और उसके लिए ये पूरा मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है. So अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो एस्टैब्लिश हुई थी 1 जनवरी 1995 में एंड द लोकेशन इज इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड. सो आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ WTO, बट WTO के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जैसे कि ट्रेड एग्रीमेंट्स को एडमिनिस्टर करना, नेशनल ट्रेड पॉलिसीज को मॉनिटर करना, डेवलपिंग कंट्रीज को टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, और सबसे इंपॉर्टेंट एक फंक्शन है ट्रेड डिस्प्यूट्स को हैंडल करने का. WTO एक फोरम है, राइट, ताकि जिससे इकोनॉमीज के बीच में स्टेबिलिटी मेंटेन की जा सके. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन को किसी के अगेंस्ट कंप्लेन करनी है तो वो पुलिस को अप्रोच करते हैं. फाइनेंशियल मार्केट में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो सेबी को अप्रोच करते हैं. वैसे ही अगर कंट्रीज के बीच में ट्रेड रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उस केस में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच किया जाता है. देखो, पहले कंट्रीज जो थी वो क्लोज थी, इकोनॉमीज आपस में क्लोज्ड थी, वो एक दूसरे के साथ ट्रेड नहीं करती थी. बट जैसे जैसे इकोनॉमीज ओपन हुई, बायलेटरल एग्रीमेंट्स बने, मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स बने, जैसे साफ्टा है, नाफ्टा है. अब ट्रेड हो रहा है तो ये भी जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है इकोनॉमीज के बीच. और इसी डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडरस्टैंडिंग एस्टैब्लिश किया गया, जिसके तहत रूल्स एंड नॉर्म्स मेंशन किए गए हैं जो कि फॉलो किए जाने चाहिए. राइट नाउ द क्वेश्चन इज कि डिस्प्यूट अराइज क्यों होता है दो कंट्रीज के बीच में. फॉर एग्जाम्पल, दो कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रही है, ओके, और एक कंट्री को लगता है कि दूसरी कंट्री ने कुछ ऐसे एक्शंस लिए हैं जिसकी वजह से WTO के रूल्स और नॉर्म्स जो है वो ब्रेक होते हैं. तो उस केस में वो कंट्री जो कंट्री रूल ब्रेक कर रही है उसके अगेंस्ट WTO को अप्रोच कर सकती है. ओके, अब WTO में डिस्प्यूट सेटलमेंट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आती है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के पास. डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी यानी कि DSP जो है वो एक तरीके से जनरल काउंसिल ही है WTO की. बट जब ट्रेड रिलेटेड कोई इश्यू होता है तो यही जनरल काउंसिल डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी की तरफ वर्क करती है. DSP जो है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी है और इसके अंदर WTO के सभी मेंबर्स इंक्लूडेड होते हैं. राइट और जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो एक एक्सपर्ट्स का पैनल गठित कर सके, जिसके अंदर पॉसिबली 3 to 5 मेंबर्स होते हैं. और उसके बाद ये जो पैनल एक्सपर्ट है ये अपनी रिपोर्ट डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी को सबमिट करते हैं. नाउ लेट्स सी कि डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म किस तरीके से वर्क करता है. देखो, सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो WTO है या डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ जजमेंट पास करना नहीं है बल्कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है. और इसीलिए स्टेज 1 होती है कंसल्टेशन या मीडिएशन. देखो, सपोज दो कंट्रीज हैं और एक कंट्री दूसरी कंट्री के अगेंस्ट केस करती है WTO में, मींस कंट्री जो है वो अप्रोच कर रही है WTO को. तो सबसे पहले जो है प्रायोरिटी इसी चीज को दी जाती है कि दोनों कंट्रीज अगर आपसी सहमति से उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकती है तो वो सबसे अच्छी बात है. आपस में कंसल्टेशन करके या सहमति बनाकर अगर डिस्प्यूट रिजॉल्व हो सकता है तो सबसे पहले प्रायोरिटी इसी चीज को दी जाती है. अगर दोनों आपस में सहमति नहीं बना पा रही तो जो बॉडी है यहाँ पर उसकी हेल्प ली जा सकती है, लाइक अ मीडिएटर. राइट और ये प्रोसेस जो है एटलीस्ट 60 डेज ले सकता है या अप टू 60 डेज का टाइम पीरियड दिया जाता है कंसल्टेशन के लिए या मीडिएशन के लिए. नाउ सपोज आपसी सहमति से जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व नहीं होता तो उस केस में वी मूव टू द स्टेज 2. अब स्टेज 2 में क्या होगा, जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है वो एक एक्सपर्ट्स का पैनल गठित करेंगे.
जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो एक एक्सपर्ट्स का पैनल जो है वो गठित कर सके, और ये जो पैनलिस्ट चूज किए जाते हैं ये दोनों कंट्रीज या जो दोनों पार्टीज इन्वॉल्व है उस डिस्प्यूट के अंदर उनकी कंसल्टेशन से एक्सपर्ट्स इसमें चूज किए जाते हैं। और इसके साथ ही ये जो एक्सपर्ट्स हैं ये डिफरेंट कंट्रीज से भी होते हैं, राइट। सो इस पैनल के अंदर 3 या मैक्सिमम 5 एक्सपर्ट्स हो सकते हैं। अब ये पैनलिस्ट जो है ये पूरी केस को एग्जामिन करेंगी, चेक करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है और क्या पूरा केस है, और उसके बाद ये जो पूरा प्रोसेस है ये अप टू 45 डेज ले सकता है। ओके, 45 डेज तो पहले लगते हैं पैनल को अपॉइंट करने में, और प्लस 6 मंथ्स की पैनल जो है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करे, कंक्लूड करे। एक बार जब पैनल रिपोर्ट बना लेते हैं तो वो अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेंगे डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी को। अब क्वेश्चन ये है कि जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के पास जो रिपोर्ट पहुंचेंगी, ये रिपोर्ट जो है ये एज अ रिकमेंडेशन डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी प्रेजेंट करेगी, राइट। तो अब ये रिकमेंडेशंस बन चुके हैं जो कि पैनल ने उन्हें सबमिट करी है। तो जो पैनल ने ये रिपोर्ट सबमिट करी है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी को, और डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो है ये रिकमेंडेशंस दोनों पार्टी को बताएंगी। ओके, और ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि रिपोर्ट जो है वो एक पार्टी के फेवर में होगी और दूसरी पार्टी के अगेंस्ट में होगी। अब इसके बाद ऑप्शन क्या रह जाता है, या तो पार्टीज एक्सेप्ट कर लेंगी जो भी रिकमेंडेशंस डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ने दी है, या फिर दोनों ही पार्टीज उन रिकमेंडेशंस को रिजेक्ट कर सकती हैं या डिससैटिस्फाई हो सकती है उससे, या फिर एटलीस्ट एक पार्टी भी डिससैटिस्फाई हो सकती है। और अगर इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी है तो वी मूव टू द स्टेज 3। इट मींस एक भी पार्टी अगर डिससैटिस्फाई है रिकमेंडेशन से तो वो एपेलेट बॉडी को अप्रोच कर सकती है। जो भी पार्टी डिससैटिस्फाइड है टीएसपी के रिकमेंडेशन से वो एपेलेट बॉडी को अप्रोच कर सकती है 60 टू मैक्सिमम 90 डेज के अंदर, और उसके बाद एपेलेट बॉडी री एग्जामिन करती है। और जो एपेलेट बॉडी है ये 7 मेंबर्स की कमिटी बनती है और पूरे केस को फिर से ये एग्जामिन करती है और फिर अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, राइट। इसके बाद जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है ये चाहे तो एपेलेट बॉडी की जो रिपोर्ट है इसे एक्सेप्ट कर सकती है या रिजेक्ट कर सकती है। एक्सेप्ट करती है वेल एंड गुड, बट अगर डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी एपेलेट बॉडी की रिपोर्ट को रिजेक्ट करती है तो उस केस में ये तभी कर सकती है अगर सभी के सभी WTO मेंबर्स का कंसेंसस हो, राइट। विदाउट कंसेंसस डीएसपी रिपोर्ट को रिजेक्ट नहीं कर सकती, चाहे वो पैनलिस्ट की रिपोर्ट हो या एपेलेट बॉडी की रिपोर्ट। तो ये तो है 3 स्टेजेस में किस तरीके से डिस्प्यूट को सेटल किया जाता है, राइट। नाउ व्हाट नेक्स्ट, अगर डिस्प्यूट सेटल हो गया है तो वो किन टर्म्स पर हुआ है। कमिटी ने या जो एपेलेट बॉडी है या पैनलिस्ट ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी को। अब इसके बाद किस तरीके से जो है वो रिकमेंडेशंस दी जाती है। देखो, सपोज फॉर एग्जांपल 2 कंट्रीज है, कंट्री ए एंड कंट्री बी। ओके, कंट्री ए ने कंट्री बी के अगेंस्ट केस किया है कि कंट्री बी जो है वो ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर रही है। तो सबसे पहले क्या होगा, कंप्लायंस। कंप्लायंस के ऊपर प्रायोरिटी दी जाती है। कंप्लायंस में क्या होगा कि जो भी रिकमेंडेशंस डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ने रिकमेंड की है उन रिकमेंडेशंस को आप फॉलो कीजिए ताकि इफेक्टिव रेजोल्यूशन इंश्योर किया जा सके। ओके, अब मान लीजिए कंट्री जो है वो कंप्लायंस के थ्रू नहीं मान रही है, तो सेकंड ऑप्शन होता है यहाँ पर कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन में ये होगा कि जो कंट्री कंप्लेन कर रही है उस कंट्री को कॉम्पनसेट किया जाए। अब कॉम्पनसेशन किस तरीके से डिसाइड होगा, जो कंट्री ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर रही है वो कंप्लेनिंग कंट्री को कॉम्पनसेट करेगी जितने भी अमाउंट का डिस्टॉर्शन क्रिएट किया जा रहा है। अब ये जो कॉम्पनसेशन है ये म्यूचुअली डिसाइड होगा दोनों कंट्रीज के बीच में। नाउ सपोज अगर कॉम्पनसेशन डिसाइड हो गया तो वो कंट्री जो है अपनी सेम एक्शंस कंटिन्यू करती रहेंगी, ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती रहेंगी, लेकिन जो कंट्री ने कंप्लेन किया है उन्हें वो कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करती रहेंगी। तो ये प्रोसेस भी कंटिन्यू रह सकता है। बट मान लीजिए एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल कॉम्पनसेशन जो है वो अग्री नहीं हुआ। नाउ सपोज 20 डेज के बाद भी एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल कॉम्पनसेशन अग्री नहीं हो पाता दोनों पार्टीज के बीच में, तो उसके बाद लास्ट ऑप्शन होता है रिटेलिएट। रिटेलिएट के केस में क्या होगा, जो कंप्लेनिंग कंट्री है वो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी को
अप्रोच करेगी और उनसे परमिशन लेगी कि हमें रिटेलिएट करने के लिए परमिट कीजिए। रिटेलिएट में क्या होगा कि ये कंप्लेनिंग कंट्री भी सेम उतने ही अमाउंट से दूसरी कंट्री पर जो ट्रेड डिस्टॉर्ट कर रही है उस कंट्री पर उतने ही अमाउंट से इंपोर्ट ड्यूटीज इंपोज करेंगे। ओके, तो इट्स लाइक टिट फॉर टैट कि आप हमारा ट्रेड डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, हम आपका भी ट्रेड डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। ओके, बट ऑल दो रिटेलिएट जो है ये बहुत लास्ट ऑप्शन होता है। इट इज ऑलवेज बेटर कि कंप्लायंस और कॉम्पनसेशन के थ्रू ट्रेड डिस्प्यूट जो है उसे रिजॉल्व किया जा सके। ओके, आइए अब देखते हैं इंडिया का केस। रिसेंटली इंडिया ने डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के रिकमेंडेशंस के अगेंस्ट एपीलेट बॉडी में अप्रोच किया है। तो ऐसा क्यों हुआ है वो सारा केस समझते हैं। देखिए 2019 में क्या हुआ था, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड ग्वाटेमाला, ये जो 3 कंट्रीज हैं, इन्होंने इंडिया को WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के अंदर ड्रैग किया था। क्यों किया था? इट इज रिलेटेड टू द एक्सपोर्ट्स ऑफ शुगर। देखिए ब्राजील, थाईलैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड ग्वाटेमाला, ये टॉप 5 शुगर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। जैसा कि आप इस पाई चार्ट में देख सकते हैं, ब्राजील इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर, उसके बाद थाईलैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड ग्वाटेमाला। ये जो टॉप 5 एक्सपोर्टर्स हैं, इनमें से 3 कंट्रीज ने आपस में मिलके, जो कि है ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड ग्वाटेमाला, ये तीनों कंट्रीज आपस में मिल गई और इन्होंने WTO के अंदर इंडिया को ड्रैग किया, मींस इंडिया की अगेंस्ट केस फाइल कर दिया। केस ये हुआ था इंडिया के अगेंस्ट कि इंडियन गवर्नमेंट या जो इंडिया है वो अपने शुगर एक्सपोर्टर्स को डोमेस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है इन टर्म्स ऑफ सब्सिडीज। इट मींस इंडिया के जो शुगर प्रोड्यूसर्स एंड शुगर एक्सपोर्टर्स हैं उनको सब्सिडी के फॉर्म में सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, और ये जो सपोर्ट है ये इनकंसिस्टेंट है, मींस WTO के रूल्स के तहत ये नहीं आता, ऐसा इन तीनों कंट्रीज का मानना है। और इसीलिए इस डोमेस्टिक सपोर्ट की वजह से ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड ग्वाटेमाला का ट्रेड डिस्टॉर्ट हो रहा है, उनके जो शुगर एक्सपोर्टर्स हैं वो हार्म हो रहे हैं और उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट केस कर दिया। अब जैसे उन्होंने WTO को अप्रोच किया तो सेम वही मैकेनिज्म रन हुआ, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के पास केस किया, पैनल जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया और पैनल ने अपनी रिपोर्ट बना के डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी को सबमिट कर दी। ओके, अब जो रिपोर्ट आई है इन द फॉर्म ऑफ रिकमेंडेशंस वो इंडिया के अगेंस्ट है। इट मींस रिपोर्ट में ये कहा गया कि इंडिया जो है वो ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड ग्वाटेमाला का ट्रेड डिस्टॉर्ट कर रही है। अब फाइनली क्या हुआ, अभी रिसेंटली इंडिया ने इस पैनल के अगेंस्ट एपीलेट बॉडी को अप्रोच किया, जो कि 3rd स्टेज है। अगर आप रिकमेंडेशन से सेटिस्फाई नहीं होते तो आप एपीलेट बॉडी को अप्रोच करते हैं, राइट? जो पैनल ने रिपोर्ट सबमिट की थी, मेजर्स कंसर्निंग शुगर एंड शुगर केन, ये इस रिपोर्ट का नाम था, और ये रिपोर्ट जो है पैनल ने DSP को सबमिट की थी। और 14 दिसंबर 2021 में पैनल के थ्रू जो रिकमेंडेशंस थे DSP के, उसमें ये मेंशन किया गया कि इंडिया को अपनी प्रोहिबिटेड सब्सिडीज को विड्रॉ करवा लेना चाहिए। बट इंडिया ने क्या किया, इसके अगेंस्ट एपीलेट बॉडी में अप्रोच किया। अब इंडिया ने DSP के रिपोर्ट के अगेंस्ट एपीलेट बॉडी को अप्रोच कर रहे हैं तो आपके पास कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना चाहिए। तो इंडिया ने ये कहा कि रिपोर्ट में लीगल एरर है और इसीलिए वो एपीलेट बॉडी को अप्रोच कर रहे हैं। सी, आप एपीलेट बॉडी को तभी अप्रोच कर सकते हैं जब लीगली जो है रिपोर्ट के अंदर कोई एरर हो। अब इंडिया ने ये कहा है कि हमारे यहाँ पर मैक्सिमम एडमिसिबल एक्सपोर्ट कोटा स्कीम रन हो रही है, जिसके तहत जो भी शुगर के एक्सपोर्टर्स या प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें बहुत तरीके की कॉस्ट को डील करने के लिए सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फ्राइट चार्जेस, पोर्ट चार्जेस, इस तरीके की जितनी भी कॉस्ट होती है उनसे डील करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट मैक्सिमम एडमिसिबल एक्सपोर्ट कोटा स्कीम के तहत इन्हें ही डोमेस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। और इसीलिए ये जो एलिगेशंस लगाए हैं ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड ग्वाटेमाला में, ये सही नहीं है, राइट? तो इसीलिए इंडिया ने एपीलेट बॉडी को अप्रोच किया है। अब एपीलेट बॉडी इस केस को फिर से री एग्जामिन करेगी और चेक करेगी कि कहीं कोई लीगल एरर है या नहीं, और ये जो मैक्सिमम एडमिसिबल एक्सपोर्ट कोटा स्कीम है
इंडिया की, क्या इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस को फॉलो किया जा रहा है या नहीं, और इसके साथ ही जो ये एक्सपोर्ट्स ऑफ शुगर है या जो डोमेस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है इंडियन गवर्नमेंट अपने शुगर एक्सपोर्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स को, ये WTO के रूल्स एंड नॉर्म्स को वायलेट करता है या नहीं। तो उसके बाद एपिलेट बॉडी की जो फाइनल रिपोर्ट होगी उसके तहत ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी कंट्री के फेवर में रिपोर्ट है और कौन सी कंट्री के अगेंस्ट में है। और अगर इस रिपोर्ट को DSP रिजेक्ट करती है तो वो रिजेक्शन तभी पॉसिबल है अगर WTO के सभी मेंबर्स का कंसेंसस, राइट। तो इस तरीके से जो है डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म वर्क करता है अंडर द WTO। सो आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आए सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।